शब्द जो हमने दूसरी भाषाओं से लिए हैं। दूसरी भाषाओं के शब्द हिंदी में क्यों ज्यादा, उसका एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि भाई हमारे यहाँ पे हमने इतिहास तो पढ़ाई होगा ना आप लोगों ने, आर्य आए, डच आए, अंग्रेज आए, पुर्तगाली आए, सब आए कि नहीं आए? हाँ या ना? तो जब वो लोग यहाँ आते हैं, जैसे आप एक बात मानकर चलिए कि मान लीजिए परिवार में 4 बेटे हैं और चारों बेटों का विवाह अलग अलग स्थान से हुआ, तो जो पत्नियां घर में आ रही हैं, जो बहुआं घर में, उनकी भाषा में थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना? तो कुछ शब्द हम उनसे सीखते हैं, कुछ वो हमसे सीखते हैं, ऐसे ही मामला है। जब हिंदुस्तान की संस्कृति पे या हिंदुस्तान की सरजमी में जब बाहर के लोग आए तो हमने उनसे बहुत सारी नई चीजें भी सीखी और नए शब्द भी सीखे। अब ये देख लो फारसी भाषा से हमने कौन कौन से लिए। मैंने यहाँ पर पीडीएफ में आपको वो सारे शब्द प्रोवाइड करा दिए हैं जो डॉक्टर हरदेव बहारी की किताब में हैं। कितनी सी बात समझ में आ रही है? आयोग में सबसे ज्यादा मान्य पुस्तक हरदेव बहारी की होती है। हरदेव बहारी, डॉक्टर हरदेव बहारी, व्याकरण की पुस्तकों में, तो वो सारे यहाँ पर हैं, आप सब लिख लेना। कुछ एक को मैं टिक कर दे रही हूँ, जो ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको ठीक से लर्न कर लेना, यानी 3-4 बार सभी पढ़ लेना, और जो आ चुके हैं अब तक पेपरों में उन्हें ठीक से रट लेना, जितनी बार में आप कर सके, 4 बार में, 5 बार में, 6 बार में, क्योंकि सबकी लर्न करने की क्षमता अलग अलग होती है। फारसी शब्दों में आपका आफत, आराम, आवारा, उस्ताद, जुर्माना, तबाह, जागीर, जिंदगी, पर्दा, नापाक, पाजामा, ये मोर्चा है, बस थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, अब समझ में आ रहा है। लेकिन सरकार, हफ्ता, हफ्ता वही है आप वीक कहते हो, सप्ताह, शादी, सितार, वापस, सरदार, हजार, आतिशवादी, आबरू। अब मैं उन शब्दों को टिक कर दे रही हूँ जो एग्जाम में पूछे गए हैं अब तक और आपको ठीक से याद करने हैं, ठीक है? आफत, आवारा, उस्ताद, जुर्माना, जागीर, मोर्चा, सरकार, हफ्ता, सरदार, आतिशवादी, आबरू शायद पूछा गया, मुझे याद नहीं आ रहा। कम से कम इतने शब्द तो आपको ठीक से याद होने चाहिए। इतनी सी बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? जो लोग साथ साथ लिखना चाह रहे हैं वो लिख भी सकते हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे लिख भी रहे हैं। अब बात करते हैं अरबी की। देखो सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है ना वो अरबी और फारसी में होता है, क्योंकि लगभग दोनों समान भाषाएं हैं। अरबी भाषा में आपके कौन कौन से शब्द दिए गए हैं? अजब, अजीब, अदालत, अक्ल, अल्लाह, आदमी, इनाम, इज्जत, इलाज, सर ये 2 बार, इनाम एक बार लिख लीजिएगा, इसको हटा देना, उम्र, एहसान, कर्ज, खिदमत, ये एक ही शब्द है। अब देखो एक चीज समझ लो लिखने का तरीका, जब मान लीजिए कोई एक शब्द एक लाइन में नहीं बन रहा प्रॉपर, तो हम योजक चिन्ह लगा के जोड़ देते हैं। बात समझ में आ रही है? जबकि एक खिदमत एक ही शब्द है। जुलूस, जलसा, जलसा आप लोग समझते हो? उत्सव, उत्सव समझते हो? किसी चीज को खुशी मनाना, जलसा। जिक्र, तारीख, नतीजा, फकीर, मौलवी, मुश्किल, तकिया, मजबूर, दुनिया, यतीम, यतीम का मतलब क्या होता है? अनाथ, जिसका कोई देखने वाला, कोई नाथ ना हो, अनाथ वो होता है इसका कोई नाथ ना हो, यानी कोई बड़ा ना हो उसकी देखभाल करने के लिए। लिफाफा, शराब, हौसला, हौसला आपका ऐसे लिखा जाएगा, हलवाई, हकीम। अब देखो इसमें अजीब, अदालत, आदमी, इनाम, इज्जत, एहसान, कर्ज, खिदमत, जुलूस, जलसा, तारीख, तकिया, यतीम, लिफाफा, शराब, हलवाई, हकीम। जितने शब्द रेखांकित किए हैं उन्हें ठीक से याद कर लेना। इतनी सी बात समझ में आ रही है? वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए। आप लोग लिख रहे हैं या मैं इसको आगे बढ़ाऊं? लिख रहे हैं, लिखिए। अब नेक्स्ट तुर्की शब्द। जो तुर्की शब्द है इसमें है काबू, गलीचा, तमगा, तमाशा। तमाचा, तमाचा तो आप जानते होंगे, वाह। और तमगा,
कौन सा वाला? नहीं, वो तबला होता है। अरे भाई, तमगा होता है, जैसे कहते हैं ना रिवॉर्ड देना। रिवॉर्ड इंग्लिश शब्द है, रिवॉर्ड या अवार्ड, पुरस्कार। तुर्की में हमने तमगा शब्द लिया। हालांकि इसको बहुत तरह व्यंग से में भी प्रयोग कर लेते हैं बहुत। और काबू आपको पता ही होगा। अच्छा ये बताइए, गलीचा क्या होता है? पर उसकी अपेक्षा सॉफ्ट होती है ना? तास आपको पता होगा। मुचल, चौंगा वस्त्र होता है, जैसे आजकल जो गाउन जैसा वस्त्र होता है ना, एक वन पीस टाइप में, उसे कहते हैं चौंगा। नागा, गनीमत, गनीमत तो आप लोग समझते होंगे। गनीमत नहीं समझते? जैसे कहते हैं ना, बहुत खैर मनाई के लिए गई, बची गई, गनीमत रही। ये स्थितियां जैसे आप कहते हो नैरो एस्केप, बाल बाल बचना। तो पता ही है, और बीबी, और दोनों पास पास ही लिखी हैं, तोप भी और बीवी भी। दरोगा, बेगम, चम्मच, सुराग, कुर्ता। खच्चर क्या होता है? गधा, गधा नहीं होता। गधे से भी अव्वल तरीके की व्यक्ति होता है, मतलब पर्सनैलिटी होता है। गधा कहते हैं ना ढीठ है, अड़ जाए तो भगाना, मतलब चलाना उसे मुश्किल है। खच्चर उससे भी अव्वल कैटेगरी है। कैंची आप जानते हैं, कैंची में दो मात्राएं आती हैं, याद रखना, बस थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। चाकू आपको पता है। सराय क्या होता है? सराय, हाँ, सराय बेसिकली गांव से बाहर बनाई जाती थी यात्रियों के लिए। इतनी सी बात समझ में आ रही है। और मुचलका होता है, एक प्रतिज्ञा पत्र होता है, पर स्पेशल तरीके का होता है, विशेष प्रतिज्ञा पत्र को कहा जाता है। अब देखो इसमें कौन कौन से शब्द आने की संभावना रहती है। गलीचा, तमगा, गनीमत, तोप, दरोगा, खच्चर, कैची, चाकू, सराय। चाकू का तो बहुतायत मात्रा में बहुवचन पूछा जाता है। अंग्रेजी शब्द तो नहीं लगता कि आपको टिक करने की आवश्यकता होगी। लगभग सारे शब्द ऐसे जो आपको पता होंगे। कोर्ट, ऑपरेशन, देखो ऑपरेशन नहीं होता, मतलब ओ नहीं होता, आगत स्वर होता है ऑपरेशन। बैटरी, बैटरी आप जानते होंगे। स्कूटर आपको पता है। मनी ऑर्डर, स्टेशन, ऑफिस, क्लर्क, कॉलेज, डॉक्टर, पेंसिल, यूनियन, यूनियन क्या होता है? हाँ, बैंक नहीं, संघ एक। गैस, मोटर, टिकट, पार्सल, पोस्ट कार्ड, गार्ड। पोस्ट कार्ड क्या होता है? पहले पत्र भेजने के लिए जो पत्र होता था येलो कलर का। नर्स, कंपाउंडर, टैक्स। अंग्रेजी शब्द सामान्यतः एग्जाम में ऐसा बात नहीं कि नहीं पूछे जाएंगे, पर यह कि अगर ये आपसे पूछे जाएंगे तो आप पता कर ही लेंगे। इसमें कुछ भी ऐसा है नहीं जो टिक कराने वाली बात हो। हाँ या ना? अंग्रेजी शब्द तो आपके सामने जितने भी आएंगे सहज बचपन से पढ़ते ही आ रहे हो। स्त्री, अलमारी, आलपिन, इस्पात, कमीज, कमरा, कॉफी, गमला, गोदाम, पपीता, पादरी, बाल्टी, मिस्त्री, बोतल और फीता। स्त्री कौन सी है? आयरन वाली, प्रेस वाली। अलमारी आप लोग जानते हैं। स्त्री, अलमारी, आलपिन, इस्पात, कमीज, कमरा, कॉफी, काजू, गमला, गोदाम, पादरी, बाल्टी, मिस्त्री, यहाँ कॉमा लगा लेना, फीता। लिखिए फटाफट से।
उर्दू। ये अभी जो टीजीटी पीजीटी हुआ था, शायद टीजीटी में या पीजीटी में पूछा गया था, उर्दू किस भाषा का शब्द है? तुर्की। अच्छा, हिंदी किस भाषा का शब्द है? फारसी। फारसी। हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है, और हिंदी शब्द सिंध शब्द से बना है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हमारे यहाँ आर्य आए थे, पढ़ा है। तो आर्यों के साथ क्या समस्या थी, ये आप लिख ही रहे हो, तब तक मैं ये समझाती हूँ। आर्य क्या करते थे, सा को क्या बोलते थे? हा। और धा को क्या बोलते थे? दा। और सबसे पहले कहाँ आए थे? सिंध नदी के किनारे। तो वो सिंध नदी के किनारे आए थे हमारी लैंग्वेज में। अब उनकी लैंग्वेज में सिंध नदी क्या हो गया? हिंद नदी, क्योंकि वो सा को क्या बोल रहे हैं? हा। और धा को क्या बोल रहे हैं? दा। अब होता क्या है, जैसे मान लीजिए एग्जामिनर आपसे पूछ ले हिंदी शब्द किस भाषा का बना है, तो बच्चा फ्लो में होता है कि सिंध से सिंधु, हिंद, सिंधी से हिंदू, या सिंधु से हिंदू, तो सिंधी से क्या हो जाएगा? हिंदी। वैसे ये पूछा जाए कि हिंदी शब्द किस भाषा से बना, और ऑप्शन में सिंधी होता भी है, तो उसे क्या लगता है कि सा को हा बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। जो हिंदी शब्द जो आप पढ़ रहे हैं बना, भले ही वो शब्द फारसी भाषा का है, लेकिन वो सिंध शब्द से बना है। सिंध शब्द का क्या हो गया? सिंधु शब्द का हो गया आपका हिंदू। हिंदू शब्द में से ऊ की मात्रा बलाघात नियम के अनुसार हटाई गई और ई प्रत्यय जोड़ा गया। जब आप स्वनिम विज्ञान पढ़ते हैं तो बहुत सारे बलाघात के नियम होते हैं। बलाघात के एक नियम ये भी कहता है, अगर आपने ऊ की मात्रा हटाई है तो ई की मात्रा लगाई जाएगी, और ई की मात्रा लगाते ही क्या शब्द बन जाएगा? हिंदी। तो अब अगर एग्जामिनर मान लीजिए आपसे पूछ ले कि हिंदी शब्द किससे बना है, तो किससे बना है? सिंधु शब्द से, ना कि सिंधी शब्द से। बात समझ में आ गई? हाँ या ना? और हिंदी शब्द है किस भाषा का? फारसी भाषा का। लिख लिया इतना? आगे बढ़े? चीनी शब्द तो मैंने आपको कल ही बताए थे, सिर्फ दो ही हैं, याद कर लेना। और जापानीज में सबसे ज्यादा आने वाला शब्द है रिक्शा। चीनी नहीं है। अच्छा, फ्रेंच शब्द आपके इधर आ गए, आप लिख पा रहे हैं? ठीक है, ठीक। अब ठीक है मामला, चीनी में चाय और लीची, और जापानीज में लिख लीजिए रिक्शा। फ्रेंच शब्द लिख लीजिए, फ्रेंच शब्द आते हैं। रिक्शा अक्सर पूछा जाता है, रिक्शा इंपोर्टेंट शब्द है। इसमें देख लो, अंग्रेज, कारतूस, कूपन, फ्रांसीसी रिपोर्ट, आज एक भी शब्द ऐसा नहीं जो कभी ना आया हो। फ्रेंच शब्दों में सारे शब्द कभी ना कभी पूछे गए हो, तो सब इंपोर्टेंट है। क्या होता है रिपोर्ट आज? देखो, आपने हिंदी पढ़ा है, हिंदी 9 10 फर्स्ट स्टेट पे, तो आपने पढ़ा होगा मंत्र, पढ़ा है, याद आ रहा है? एक डॉक्टर है, डॉक्टर चड्डा, उनका बेटा कैलाश सांप काट लेता है, भगत का बेटा, याद आ रहा है? हाँ, याद आ गया, देखो कितनी फीलिंग्स के साथ उसे याद आया है। आपने एक ये भी पढ़ा होगा, किल्लू, पढ़ा था, महादेवी वर्मा का। अच्छा, दो बैलों की कथा, ये बचपन में आ जाती है कहानी। अंधेर नगरी चौपट राजा, ये भी आपने पढ़ा ही होगा, हाँ या ना? और एक आपने फर्स्ट ईयर में पहला ही चैप्टर आता है यूपी बोर्ड में, भारतवर्षोन्नति कैसे हो, ईर्षा तू ना गई मेरे मन से, याद आ रहा है ना चैप्टर? अरे वाह, बस आपको सारी चीजों का नॉलेज है, बस आपको बतानी है कहाँ से क्या करना है। तो अब मुझे ये बताओ, अच्छा आपने एक चीज और पढ़ा होगा, मैं नीर भरी दुख की बदली, और एक और बड़ी होगी, उद्धव शतक पढ़ा होगा आपने, भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, एक बार सुनाया था ना क्लास में। और इसके अलावा आपने बिहारी सत से भी पढ़ा होगा, कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात, नागमती वियोग वर्णन भी पढ़ा होगा। अब मुझे एक बात बताओ, नागमती वियोग वर्णन, या आपका सुदामा चरित्र,
ये आपका बिहारी सतसई के दोहे, ये लिखे गए थे, ये काव्य थे या गद्य थे? काव्य थे। अंधेर नगरी, भारतवर्षोन्नति कैसे हो, ये सब क्या थे? गद्य थे। अब काव्य और गद्य हमने मोटे तौर पे इनका विभाजन कर दिया, इतनी सी बात समझ में आ रही है? हमने दो अलग अलग विधाएं बनाई, एक काव्य एक गद्य है। अच्छा, इनके अलावा एक और विधा होती है, चंपू काव्य। एग्जाम में अक्सर पूछता है। अब आपको नाम से ही लग रहा होगा ये नाम ही कैसा है, चंपू। तो देखो चंपू में क्या होता है, काव्य में क्या होता है, सब कुछ पदबद्ध होता है, काव्य में चल रहा होता है जैसा आप पढ़ते आए हैं। और गद्य में क्या होता है कि पैराग्राफ्स पैराग्राफ्स आपके चल रहे होते हैं। दोनों चीज मिलाकर लिखी जाए। 4 लाइन मान लीजिए गद्य की लिख दी, 4 लाइन पद्य की लिख दी, फिर 4 लाइन गद्य की। 4 से मतलब ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। गद्य और पद्य मिलकर जहां लिखा जाता है उसे कहते हैं चंपू काव्य। सबसे पहला चंपू काव्य राउलवेल लिखा गया था। जब साहित्य कराएगा आपको सारी चीजें नोट पॉइंट कराई जाएंगी, जो कि पत्थरों पे लिखा मिला था, रोड़ा कवि ने लिखा। आधुनिक काल में सबसे अच्छा अगर माना जाए कि चंपू काव्य क्या है तो यशोधरा है। तो ये 3 मुख्य विधाएं होती हैं। अब जो गद्य वाली विधा है, स्पेशली गद्य वाली विधा, तो आपको याद आ रहा है एक अपने यहाँ मक्खनपुर के पास के एक थे श्रीराम शर्मा, उन्होंने एक लिखा था कि उनके भाई ने उन्हें चिट्ठियां पोस्ट करने के लिए दी थी, वो कुएं में गिर जाती हैं, कुएं में सांप है, उसको डाल रहे होते हैं। थोड़ा पिछला याद रखा करो, वो बेहतर होता है। अच्छा ये बताओ, जिस तरह से मंत्र या गिल्लू लिखा गया था, क्या ठीक उसी तरह से अंधेर नगरी चौपट राजा लिखा गया था, या लिखने के तरीके में अंतर था? अंतर था। गिल्लू और अंधेर और नगरी चौपट राजा में अंतर ये था कि गिल्लू पैराग्राफ्स में चल रहा था, या ठेले पर हिमालय आपने पढ़ा होगा। लेकिन अंधेर नगरी चौपट राजा कैसे चल रहा था, पहले पात्र का नाम था, फिर 2 बिंदियां लगी हुई थी, उसके बाद उनके डायलॉग्स थे, संवाद थे। समझ में आ रहा है? अब ये दो गद्य को लिखने की बहुत सारी विधाएं होती हैं, निबंध, आलोचना, नाटक। अब अंधेर नगरी तो नाटक था, नाटक और एकांकी। अच्छा एकांकी आपने सबसे पहले पढ़ी होगी, दीपदान, याद आ रही है? रीढ़ की हड्डी, ये भी याद आ रही है? तो नाटक और एकांकी जो लिखे जाते हैं, तो एक तरफ पात्र होते हैं, फिर उनके डायलॉग्स होते हैं। इतनी सी बात समझ में आ रही है? हालांकि नाटक की भी बहुत सारी विधा होती है, हास्य होता है, नाट्य रूप होता है, प्रहसन होता है, पर आपने 2 तो ठीक से पढ़ी होंगी, नाटक और एकांकी। बाकी की जो विधाएं होती हैं उनको लिखने का तरीका, जैसे गिल्लू जो है वो संस्मरण है। संस्मरण क्या होता है? अपनी स्मृतियों के आधार पर लिखी जाने वाली कोई भी मतलब कहानी जैसा। रेखा चित्र क्या होता है? कहानी इस तरीके से कोई भी बात लिखी जाए कि आपकी आंखों में एक चित्र सा इंगित हो जाए। हालांकि रेखा चित्र और संस्मरण लगभग एक होते हैं। इसी तरीके से गद्य की एक और विधा है, वो है रिपोर्टाज। कौन सी विधा है? रिपोर्टाज। इसमें क्या होता है, जैसे आपने राहुल सांकृत्यायन का नाम सुना है, अज्ञे का नाम सुना है, और बाबा नागार्जुन का नाम सुना है। ये तीनों हिंदी साहित्य में यात्रा साहित्य के बृहत्त्रयी माने जाते हैं। मतलब इन्होंने बहुत ज्यादा यात्राएं की और बहुत यात्रा साहित्य लिखा। तो यात्रा साहित्य कैसे लिखते हैं? आप कई नई जगह, जैसे मान लीजिए आप यहाँ से घूमने चले गए, आपका मन किया कि चलो अपने पास में तो मथुरा वृंदावन है या ताजमहल ही है, आप वहां घूमने गए, फिर उसको अपने मनोभावों, वहां जाने वाले हर व्यक्ति के मनोभाव अलग अलग होते हैं, हाँ या ना? आप अपने मनोभावों के आधार पर, जब भी ये लोग कहीं घूमने जाते थे, वहां के सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सारे परिवेश को इतने बेहतर तरीके से लिखते थे, उसे पढ़कर ही आपको ऐसा लगे कि आप वहीं घूम रहे हैं। हर एक चीज का बारीकी से विवरण कर देना, उसे कहा जाता था यात्रा साहित्य। कहीं कोई घटना घटी, उसको रिपोर्टिंग सेंस में लिखना। रिपोर्टिंग सेंस आप समझते हो, न्यूज चैनल्स पर रिपोर्टर्स रिपोर्ट देते हैं, तो एक न्यूज चैनल पर रिपोर्ट देना और एक पर्दे पे किसी सीरियल या मूवी का आना, क्या दोनों समान होते हैं? नहीं होते ना। तो जो रिपोर्टिंग शैली में लिखा जाता है वही क्या होता है? अब बात समझ में आ गई? अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं है रिपोर्टाज के लिए? रिपोर्टाज गद्य विधा में लिखा जाने वाली एक विधा है, यानी गद्य में लिखी जाने वाली ये विधा है। किसी भी घटना का, किसी भी दृश्य का रिपोर्टिंग फॉर्मेट में वर्णन करना ही क्या कहलाता है? रिपोर्टाज। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अगर मैं आपको ठीक से याद आ रहा हो तो आपने निबंध पढ़े होंगे। निबंध, निबंध पढ़े थे हाई स्कूल में, तो लिखे भी होंगे। एक निबंध पढ़ा था, आंखों देखा बाढ़ का दृश्य, या आंखों देखा आगजनी का दृश्य, ऐसे निबंध थे। अच्छा, आपने 2 ही 3 निबंध पढ़े होंगे, होली, दिवाली, विज्ञान, और यदि मैं प्रधानमंत्री होता, ये भी याद किया था, यदि मैं प्रधानमंत्री होता, या मेरे प्रिय कवि, या मैं विद्यालय का प्रधानाचार्य होता।
निबंध एक ऐसी विधा है जो व्यक्ति के मतलब बच्चा अपने अनुसार लिखे, लेकिन हम उसे भी रट कर लिख रहे होते हैं, है ना। पहले रट लेते हैं फिर लिखते हैं। जैसे हिंदुस्तान का हर बच्चा एक ही पेंटिंग बना के निकला है, पहले 3-4 पहाड़, उनके बीच से निकलता है एक सूरज, 3-4 चील कौवे उड़ते हुए, एक नदी बहती हुई, एक पेड़ और एक झोपड़ी, है ना। निबंध भी स्वयं से लिखी जाने वाली विधा है, आपके मनोभाव से कि अगर आप सच में देश के प्रधानमंत्री होते तो आप क्या करते। लेकिन हम क्या करते हैं, दीपावली का निबंध भी रट कर लिख रहे होते हैं, जबकि दीपावली मनाते हर साल है लेकिन लिखते हैं रट कर है। चलो ये लिख लिए ना अब तो आपने। अच्छा इसमें समझाने वाला तो कुछ था नहीं। अंग्रेज आप जानते हो, कूपन आप जानते हो, कूपन नहीं जानते। हाँ बिल्कुल सही पकड़े, इनाम वाला पोस्ट। देखो पोस्ट तो भी मिल सकता है आपको, पोस्ट भी मिल सकता है, पोस्ट तो शब्द भी मिल सकता है। इसमें से शब्द तो बड़े अच्छे अच्छे हैं ही हैं, आप देख ही पा रहे हैं। अचार, कलूटा, अटकल, खर्राटा, पटाखा, गुटरगू। अब ये देख लो इसमें से आपको क्या क्या पढ़ने हैं। अचार, खर्राटा, पटाखा, गुटरगू, ये भी पढ़ लेना, काम आया होगा। नगाड़ा, नगाड़ा आप लोग समझते हैं, तहस नहस बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा तड़क, तड़क क्या होता है, हाँ मटर गश्ती तो आप करते ही हो। लताड़ आपको पड़ती ही होगी। देख बेटा मांझा ज्यादा अच्छा है। भड़ास आपको पता है, और गटागट तो आप जानते ही होंगे। तड़ाक नहीं समझते, देखो दो शब्द होते हैं श्रुत संभिन्नार्थक, एक तो आपके सामने लिखा हुआ है, दूसरा मैं लिख के बता रही हूँ। श्रुत संभिन्नार्थक शब्द मैंने कराए थे जो सुनने में लगभग एक जैसे लगे और अर्थ अलग अलग दें। तो भाई ये तो होता है आपका तालाब, और ये होता है एकदम से तड़ाक से कोई काम करना, जल्दी से काम करना, फुर्ती से। हाँ तड़ाक से ना,